आरएसएस ने कहा कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस में 3 दिन की शॉर्ट नोटिस में हम सेना के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। जो किसने कहा? आरएसएस। वो कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहाँ रजिस्टर्ड है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फर्जी संस्थान बना के जो हमारे देश के संविधान और तिरंगे का अपमान करने वाले, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे देश को बनाने वालों की बेइज्जती करने वाले, जो अपने अब्बा हेडगेवार और गोलवारकर का कहीं नाम न ले पाने वाले, रज्जू भैया और सुदर्शन का कहीं दुनिया में नाम न ले पाने वाले लोग ये हमारे देश को सिखाएंगे। ये आरएसएस कौन है? ये एक देशद्रोही संस्था कहलाई जा सकती है। पहली बात, संस्था होनी तो चाहिए। हमने तो सुना है आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लिया, सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर मैं चलवाऊंगा उस पे। ऐसी फर्जी संस्था जिसका कहीं पंजीकरण नहीं है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, सावरकर को ये दिलाना चाहते हैं भारत रत्न। हिम्मत नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर कि वो कह सके कि मैं हेडगेवार को भारत रत्न दूंगा। क्यों? हेडगेवार इतना खराब आदमी था क्या? इनका जो फाउंडर था आरएसएस का। जब विदेश जाते हैं मैं तो कहूंगा कभी हिम्मत हो तो जाके बाहर कहना मैं गोलवालकर की जमीन से आया हूं ना, तुमको उठा करके वहां नजदीक के प्रशांत महासागर में वो नहला दे तो हमसे कहिएगा। गोइंग बैक टू आपका पॉइंट एंड क्वेश्चन, मोहन भागवत ने डायलॉग मारा था हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं, जो गौ रक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है। इनकी वो सो कॉल्ड सेना है आरएसएस की जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। और ये वो सेना है जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से। बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर आरएसएस वालों में इतनी दम है, किसी दिन आमने सामने कबड्डी का मैच रख लो ना, एक शाखा वाला उठा के बाहर फेंक दिया जाए ना, आर्मी वाले इनको दबा करके फेंक दें तो इनको मालूम चलेगा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। फौज और आरएसएस का कंपैरिजन ही गलत है। मोदी जी का सेना के साथ जो तालमेल है वो काफी हद तक पब्लिकली बिगड़ चुका है। अंदर कुछ भी हो, पब्लिक में जो छवि रही है पिछले कुछ सालों से मोदी जी मतलब सेना और सेना मतलब मोदी जी, ये अब नहीं हो रहा। इसके कई कारण हैं। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग अलग समय पे ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जैसे कि हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के ऊपर। आज वायुसेना की क्या कमजोर परिस्थिति है। आज 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है हमारी सेना में, कई हजार वायु सैनिक कम है, नेवल ऑफिसर्स कम है। तो ऐसे माहौल में जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी को लेनी चाहिए। सारे अच्छे काम अगर किए हों तो मोदी जी, और सारे बुरे काम नेहरू जी। ये तो नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। अब नया शुरू किया है कि रूस से तेल मोदी जी नहीं खरीदेंगे, इसका आश्वासन मोदी जी ने ट्रंप को दिया। ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है वहां से यहाँ मोदी जी के मुंह में दही जम गई है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है। ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। चीन का तो वो बेटा है ही। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? भाई उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। किसको दिखा रहे हो भाई? ये अपने वोटर को दिखा रहे हो। ऐसी बातें करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो, तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते। चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते। ये कारण है कि किसी जनरल से कहा जा रहा है कि तुम बोलो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि वहीं वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर पे की जाती हैं और हर कोई करता है। मैं ये मानता हूँ कि पहले भी की गई हैं, अब भी की जाती हैं, आगे भी की जाएंगी। बहस चली थी कि भाई इंडिया ने ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर, मालूम चला वो इजरायली ड्रोन थे। तो हम मेक इन इंडिया के नाम पे अब असेंबल इन इंडिया करने लगे हैं। दूसरे देशों से माल सामान आता है, यहाँ पे हम असेंबल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेक इन इंडिया हो जाता है, मेड इन इंडिया नहीं हो पाता, जो ओरिजिनल इंडिया का सपना था।
आपने जेएनयू का नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जेएनयू का नाम लेकर के जिस तरह से राइट विंग वाले मसलने की कोशिश करते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो इस बहाने निर्मला सीतारमण को मसला जा रहा है। मुझे तो अच्छा लगता है कि जितने भी जेएनयू से निकले, यहाँ तक के अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, इनको रोज मसलते हैं ये जेएनयू का नाम लेके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बाकी जेएनयू वाले, मेरे ख्याल से आप भी वहीं से हैं, बुरा ना माने, आप लोगों को तो हंसना चाहिए कि निर्मला सीतारमण और जयशंकरों जैसे लोगों को रोज संघी जेएनयू का नाम लेके इतना मसलते हैं। मसलो भाई मसलो, हमको तो जयशंकर की मुंडी दिखाई देती, तुम मसल रहे। निशान साहब शुक्रिया समय निकालने के लिए। हम आपकी याद आ रही थी जब अभी पिछले दिनों सेना के बड़े अधिकारियों का कुछ ऐसा बयान आया कि लगा कि सेना भी चुनाव लड़ने वाली है। बिना किसी प्रोवोकेशन के, बिना किसी वजह के वो पड़ोसी मुल्क को धमकियां दे रहे थे और हम देखने लगे, आगे पीछे ढूंढने लगे कि क्या कुछ घटना घटी है जिस वजह से उनको इस तरह के सियासी ऐसा बयान जो बड़की मारना जिसे हम कहते हैं, उस तरह का बयान वो देने लगे। तो मुझे तो कोई खबर मिली नहीं और बाद में जब उसका क्रिटिक आया और लोगों ने एतराज़ किया, एक्सपर्ट्स ने एतराज़ किया कि सेना इस तरह के बयान नहीं देती है, अगर इस तरह का बयान आएगा तो वो मंत्रालय की तरफ से आएगा या कोई पॉलिटिकल फिगर बोलेगा। तो सेना भी क्या अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बना रही है या सेना चुनाव लड़ने वाली है, क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया किंतु परंतु का। मैं ये बता दूं कि सेना 2014 के बाद से थोड़ा नए रंग में आ गई है। ऐसा लगता है जैसे मोदी जी जो हैं वो सेना में चले गए हैं, कुछ सैनिक शायद पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुझान रखते हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर के भारत में आम जनजीवन में राजनेता लोग बात करते हैं, मैं कई ऐसे अधिकारियों को जानता हूँ, सेना के अधिकारियों को, जो उसी तर्ज पे, उसी लय में अब बोलना शुरू कर चुके हैं। वो भूल गए हैं कि वो भारत माता की सेवा कर रहे हैं, संविधान और फौज की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि वो बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि राष्ट्रपति जो है वो इन तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का चीफ होता है। लेकिन शायद कुछ लोगों को लगने लगा है कि मोदी जी अब चीफ हो गए हैं। ये एक भ्रम पैदा किया गया है। ये भ्रम दो कारणों से शुरुआती दौर से पैदा किया मोदी जी ने। पहला, जो रिटायर्ड फौजी सैनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी रहे, उनका वोट पाने के लिए, क्योंकि राइट विंगर्स हैं मोदी जी वगैरह, तो ये थोड़ा सा नेशनलिज्म जब लाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो सैनिक होता है, खास करके रिटायर्ड सैनिक, ये थोड़ा रोमांटिसाइज हो जाता है इसके लिए। फलाने को मार देंगे, फलाने को ये कर देंगे, ये थोड़ा रोमांटिसिज्म आ जाता है जो एक फौजी का एक होता ही है। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने सबसे पहले तो एक्स फौजियों को एकत्र करना शुरू किया, भाजपा में लाना शुरू किया। उस आधार पे उन्होंने, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, खास करके रूरल में, बड़ा नाम होता है एक्स फौजियों का, क्योंकि उन्हीं के परिवार से, किसानों के परिवार से लोग जाते हैं। तो ये एकजुटता वो राइट विंगर्स अपनी तरफ के नाम पे ले गए थे। दूसरा, इन्होंने ये जो रोमांटिसिज्म ऑफ नेशनलिज्म ऑफ फोर्सेस है, इसका इन्होंने इस्तेमाल यहाँ भी करना शुरू किया कि कुछ फौजियों को अच्छी-अच्छी पोजीशंस पे बिठाने लगे। किसी को गवर्नर बना दिया, किसी को फलाना बना दिया। तो एक जो पहले कहा जाता था कि भई फौजी जो है वो रिटायर होने के बाद जाके अपना खाली खेती करता है या दूसरे बिज़नेस करता है या नौकरी करता है, इन्होंने फौजियों को कई जगह गुज़ारना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि भाई इस चीज़ को फिर आगे तवज्जो दी जाने लगी, तो जो बड़े-बड़े रिटायर्ड सेना के अध्यक्ष हैं या सेना के जनरल हैं, मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड, इस टाइप के जो लोग होते हैं रिटायर्ड वाले, इन्होंने टीवी पे आना शुरू किया। टीवी की डिबेट्स में आपने सुना ही, आप लोगों ने देखा ही कि किस तरीके की भाषा, किस तरीके का मस्कुलर पैट्रियोटिज्म इन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को, ये इनका जो एजेंडा हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला था, ये यहाँ भी लगाया गया। अब आपने जो सवाल किया कि हाल में ये जो हमने सुना कि बड़े वरिष्ठ अधिकारी राजनैतिक भाषा बोलने लगे हैं, वरिष्ठ सेना अधिकारी, इसके कई कारण हैं।
पहला कारण तो भविष्य ढूंढ रहे हैं बीजेपी के अंदर, रिटायर होके वहां जाना है तो अभी से कुछ लाग लपेट के करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि हमारी फौज में ये कभी हुआ नहीं। दूसरा, अब मोदी जी की बातें कोई सुनता नहीं है। देखिए, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात तो कभी सुनाई नहीं देती। ना वो कहीं वो नींबू मिर्ची लगाया था राफेल में, उसके सिवाय तो कुछ हमने देखा नहीं उनका कुछ बात होते हुए। अब अमित शाह तो खैर घुसपैठ ही नहीं रोक पा रहे अपनी, खुद ही मान लिया कि हाँ घुसपैठ होनी है। मोदी जी का सेना के साथ जो तालमेल है, वो काफी हद तक पब्लिकली बिगड़ चुका है। अंदर कुछ भी हो, पब्लिक में जो छवि रही है पिछले कुछ सालों से कि मोदी जी मतलब सेना और सेना मतलब मोदी जी, ये अब नहीं हो रहा है। इसके कई कारण हैं। हाल में कई सेना अध्यक्षों ने अलग अलग समय पे ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, जैसे कि हवाई जहाज की खरीद फरोख्त के ऊपर। आज वायुसेना की क्या कमजोर परिस्थिति है, इसको कौन कौन जिम्मेदारी लेगा? नेहरू जी तो नहीं लेंगे, इंदिरा जी तो नहीं लेंगी। 11 साल से सरकार चला रहे मोदी जी, इन्हीं की जिम्मेदारी है। HAL नहीं चला पा रहे, इनकी जिम्मेदारी है। MiG-21 फेज आउट कर दिया, लेकिन तेजस मार्क 2 कहीं दिख नहीं रहा। अभी राफेल का 114 नए विमानों को खरीदने का इन्होंने बात किया था, आपको जान के हैरानी होगी, वो स्थगित हो गया है, पोस्टपोन हो गया है। तो इस प्रकार की चीजें जो ये कर रहे हैं, इससे सेना के अंदर, फौज के अंदर मनोबल कम हो रहा है। आज 1 लाख से अधिक सैनिकों की कमी है हमारी सेना में। कई हजार वायु सैनिक कम है, नेवल ऑफिसर्स कम है। मैं सिर्फ ऑफिसर्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे माहौल में जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी को लेनी चाहिए। सारे अच्छे काम अगर किए हों तो मोदी जी, और सारे बुरे काम नेहरू जी, ये तो नहीं चलेगा। तो अब क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी बातों में कोई वजन नहीं रहा, तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुछ सेना अधिकारियों ने, खास करके CDS साहब ने, अभी जो मैस्कुलर चीज इन्होंने दिखाया कि मैं मसलमैन हूं और पाकिस्तान का तो ये हाल कर देंगे और वो, ये सब पॉलिटिकल बातें हो गई हैं। मैं जहां तक समझता हूं CDS कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है आर्मी में। ये तो राष्ट्रपति जी को भी रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, एक लिंक बन के बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए ये इस प्रकार की भाषा इनकी बोलना, इनसे पहले आपने अनिल रावत को भी बिपिन रावत को भी सुना था, वो भी ऐसी मस्कुलर बातें करते थे, हकीकत से बहुत दूर। ये रोमांटिसिज्म जो है, ये करने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमारी सेना के मोराल को धक्का पहुंचता है। जब इस तरह के बयान आते हैं तो इसका आगा पीछा क्या है? यानी कि क्या बिहार में चुनाव है इसलिए ये बयान आया होगा, कि ये ऐसा लगना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जो राइट विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कि देखो सेना भी अब वही भाषा बोल रही है जो हमारी सियासत बोल रही है। ये उनके लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको किस तरह लिया होगा, चाइना ने इसको किस तरह लिया होगा, बांग्लादेश ने किस तरह लिया होगा, हम इसकी तो फिक्र कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ये हमारी कूटनीति को भी तो प्रभावित करता है। कहीं कोई बात बनाने की, कोई ट्रेड टॉक, कोई पीस टॉक, कोई जियोपॉलिटिकल वाली, जब पानी के ऊपर बात हो रही है, हम वाटर शेयर करते हैं, बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो वो सारी बातों पर भी तो असर पड़ता होगा, और हम इस पर बात भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इस पर बात कर रहे हैं कि सियासत, जो देश की अंदर की राजनीति है, चुनावी राजनीति है, उसमें ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो हाल में जनरल साहब लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं पाकिस्तान को लेके और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेके, इसका मुख्य कारण बिहार चुनाव नहीं है। देखिए, सन 2020 में गालवान हुआ था, बिहार चुनाव थे, बिहार रेजिमेंट के 20 अधिकारी और कर्मचारी सैनिक मारे गए थे। क्या उससे कोई फर्क पड़ा था? बिहार में इन्हें कोई फायदा हुआ था? नहीं हुआ था। तब भी RJD नंबर 1 पार्टी थी, BJP नंबर 2 पार्टी थी। तो बिहार, यूपी, पंजाब, हर राज्य की डेमोग्राफी अलग है, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस अलग है, लोगों की थिंकिंग अलग है। सेना को लेकर के सम्मान तो पूरे भारत में हर राज्य में है, हर व्यक्ति को है, लेकिन बिहार में सेना को लेकर के वोट नहीं मिलता उतना ही जितना राम को लेकर के यूपी में वोट नहीं मिलता। अगर यूपी में राम के नाम पे वोट मिलता तो 1993 से लेकर के आज 2025 तक सिर्फ बीजेपी की सरकार होती। और अगर 2020 का आप उदाहरण देख लेते हैं, जब पिछले बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, गालवान हुआ था, बिहार रेजिमेंट को इतनी क्षति पहुंची थी वहां पे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी नंबर 2 पार्टी आई थी। यानी ये वो रीजन नहीं था। अब मैं जहां तक समझता हूं,
इतना बड़बोलापन जनरल साहब लोगों का इस समय पाकिस्तान को लेके मसल देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई महीनों से मोदी जी को आम भारतीय की भाषा में कहें तो पॉलिटिकली मसल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि पाकिस्तान और भारत का ऑपरेशन सिंदूर उसने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड के ऊपर भारत जो बात नहीं कर रहा था, इसलिए इस समय सबसे ज्यादा जो टैरिफ लगा है उसने लगाया। अब नया शुरू किया है कि रूस से तेल मोदी जी नहीं खरीदेंगे, इसका आश्वासन मोदी जी ने ट्रंप को दिया। हाल में यह मालूम चला है कि मोदी जी ने जो कुछ भी टेलीफोन पे इनके साथ, ट्रंप के साथ दिवाली के समय के लिए बात की, तो दिवाली के उपलक्ष्य में जो वहां से शुभकामनाएं ट्रंप ने भेजी, साथ में ये कहा कि अब तुम पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ोगे। मोदी जी मान गए, ट्रेड की बात करेंगे। यानी ये सारा का सारा जो मैस्कुलर खेल ट्रंप खेल रहा है वहां से, यहां मोदी जी के मुंह में दही जम गई है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है। ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था, वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। यानी इस समय दोबारा पाकिस्तान डार्लिंग ऑफ अमेरिका बन के बैठ गया है। चीन का तो वो बेटा है ही। यानी इंडिया के जो सर्कमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरीली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे, उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। लेकिन क्योंकि हम अपने घर में अपने ऑडियंस को जोड़ के रखना चाहते हैं पाकिस्तान और फौज के मामले को लेके, इसलिए किसी को तो बोलना है। राजनाथ सिंह जी तो अब भूल जाइए कि कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। ब्रह्मोस जो अभी हाल में इन्होंने इंडक्ट किया, वैसे तो कई सालों से इंडक्शन चल रहा है। लखनऊ प्लांट की बात करें तो वहां से जो इन्होंने इनॉग्रेशन किया और फीता काटा, तो इनका कहना यह था कि पाकिस्तान का हर इंच, हर कोना कवर कर लेंगे। ये बोलने का क्या तात्पर्य है? क्या पाकिस्तान हमारे आधे भारत को उड़ाने के लिए काबिल नहीं है? अगर उसी तर्ज पे देखा जाए तो बिल्कुल है भाई। उसकी मिसाइलें दिल्ली तक तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें राजस्थान, गुजरात, पंजाब तो आ ही सकती हैं, उसकी मिसाइलें यूपी तक तो आ ही सकती हैं, मध्य प्रदेश आ ही सकती हैं। और क्या बचा फिर आपके पास? उधर चीन है, चीन की मिसाइलें आ सकती हैं, रॉकेट्स आ सकते हैं, ड्रोन्स आ सकते हैं, हवाई जहाज आ सकते हैं। तो ये जो अगेन वही वाली बात है ना कि अपना दिखाना कि देखो हम तो, अब किसको दिखा रहे हो भाई? राजनाथ सिंह जी से अगर पूछा जाए, ये अपने वोटर को दिखा रहे हो? अपने वोटर को मत दिखाओ, क्योंकि ऐसी बातें, अब बेहुदा बचकानी तो मैं कह नहीं सकता, बुरा लग जाएगा किसी को, लेकिन ऐसी बातें करके आप गांव में लोगों के ताली तो पड़वा सकते हो कि देखो हमने मिसाइल। तुम ये मिसाइल चला नहीं सकते, चलाते तो ऑपरेशन सिंदूर में चला के पाकिस्तान को खत्म कर चुके होते। क्यों नहीं किया? नहीं किया। ये कारण है कि किसी जनरल से कहा जा रहा है कि तुम बोलो, पहले बिपिन रावत बोलते थे, अब ये बोलते हैं। पर ये जो इनका सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वहीं वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं हवाई जहाज नहीं है, नेवी की हालत अलग है, आर्मी सैनिक नहीं है। तो ये सब बातें सिर्फ राजनीति के तौर पे की जाती हैं और हर कोई करता है। मैं ये मानता हूं कि पहले भी की गई हैं, अब भी की जाती हैं, आगे भी की जाएंगी, लेकिन इससे हम लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। निशान साहब, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का कल्मिनेशन होता है, पटाक्षेप होता है, उसके अगर आप एनालिसिस करेंगे भारत ने उसमें क्या पाया, तो आप कैसे देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के पूरे प्रखंड को? देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया। पाया तो हमने कुछ भी नहीं। अगर हमने कुछ पाया होता तो माहौल कुछ बदल चुका होता। आपने पूछा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, मैं शुरू करता हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत क्यों पड़ी? कहां से टेररिस्ट आए, कैसे आ गए, कैसे उन्होंने पहलगाम अटैक किया? अलाउ किया गया होगा तभी आए होंगे। पहलगाम के बाद आपने जिस तरह से रिएक्ट किया, आपने ऑपरेशन सिंदूर
अगेन सिंदूर शब्द का इस्तेमाल आपने जो किया वो भी एक हिंदूवादी बिहेवियर को अट्रैक्ट करने के लिए किया, पुरुषवादी। और वो भी यही नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादा उस चीज का चलन चलता है। आपने उस अपनी फिलॉसफी को वहां भी, चलिए कोई बात नहीं, आपने वो नाम यूज कर लिया। आपने उसमें क्या किया, कुछ हमला आपने किया, कुछ हमला उन्होंने किया। हवाई जहाज कितने गिरे, ट्रंप तो कह रहा 7 गिरे, यहां तो कोई कहानी नहीं पता चल रही। पाकिस्तान वाले कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कह रहे हैं, सबूत एक नहीं दिखा पा रहा। यानी अगेन सिर्फ हवा में बातें। सिर्फ भटिंडा के जहाज का हम लोग के पास प्रूफ है कि कुछ गिरा, बताने को कोई तैयार नहीं। विदेशों में हमारी नाक कटी। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है। हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। हमने मिलिटरली क्या खोया, ये तो खैर सरकार बताएगी। सरकार से हम सवाल पूछ सकते हैं, सेना से नहीं पूछ सकते। लेकिन हमने इज्जत कितनी गंवाई। हमने अमेरिका के सामने अपनी इज्जत गंवाई कि ट्रंप आज तक हमको इतने महीनों तक उल्टा सीधा सुना रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के मुंह में जुबान नहीं है कि बोल सकें, हमारे रक्षा मंत्री के मुंह में जुबान नहीं है बोल सकें। हमारे मीडिया में अलग अलग टाइप के प्रेस नोट चले जाते हैं या बाइट्स चली जाती हैं इन लोगों की, सिर्फ हवाई बातें। हमने क्या खोया, हमने अपनी इज्जत खोई। हमने अपना इंटरपर्सनल अलग अलग देशों के साथ व्यापार से लेके बाकी रिलेशंस खोए। और हमारी मिलिट्री तो भाई बहादुर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कितनी पावरफुल है वो सामने आ चुका है। आज की तारीख में मोदी जी हैज फेल्ड इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ये मीडिया नहीं आपको दिखाएगा, ये आपसे कोई चर्चा में बीजेपी वाला नहीं बोलेगा, वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पे नारे लगाएंगे। पर ग्राउंड रियलिटी और हकीकत ये है कि हमारी सरकार ने, इस समय की मोदी सरकार ने हमारी सेना के तीनों अंगों को बहुत कमजोर करके रख दिया। हमारे कितने रफाइल डाउन किए पाकिस्तान ने या हुए ऑपरेशन सिंदूर में, इसको लेकर के कंफ्यूजन हुआ और फिर एक ट्रंप की ही तरफ से आ गया कि कितने हुए, है ना। हमारे एक बड़े अधिकारी ने विदेश में ये बात कही कि हमें पॉलिटिकल गो हेड नहीं मिला था, पॉलिटिकली हमें रोका गया या हमें इजाज़त नहीं मिली कि हम अपने काम को कर सकें। ये अंदर की जो बातें हैं इस तरह की, और ये हमें हमेशा बाहर से कहीं और से पता चलती हैं, पता तो चल जाती हैं, लेकिन फिर इनके इर्द गिर्द जिस तरह के प्रश्न खड़े रहते हैं उनको लेकर के किसी तरह की सफाई नहीं आती है। भारत सरकार पार्लियामेंट में कुछ बताए, अपने पार्लियामेंट में तो बोलना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है इस मामले में, हमारे देश की पोजीशन क्या है, तो वहाँ पर भी अब कुछ नहीं होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर पार्लियामेंट को ही अवगत नहीं कराया जा रहा है तो कभी भी ये बातें पटल पे कब आएंगी देश के। देखिए, रक्षा को लेके कई बातें नहीं भी बताई जाती हैं, लेकिन वो तो रक्षा ही वाले बोल रहे हैं ना, मैं इसीलिए छुपा भी नहीं रहे भाई, छुपा ही लो, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं बताते आप। छुप नहीं सकती। अगर बातें छुप सकती, जो कोशिश इन्होंने भरपूर की, इन्होंने भरपूर कोशिश की कि हम किसी भी चीज को बयां ना होने दें, लेकिन वो नहीं हो पाया। कहीं हमारे सीडीएस साहब कहीं सिंगापुर विंगापुर में बैठ करके किसी को इंटरव्यू देते समय फिसल गई जुबान, साफ बोल गए कि भाई हाँ पहले हुआ नुकसान, फिर हमने कोर्स करेक्शन किया। उधर हमारे एक एम्बेसी वाले, वो भी नेवल ऑफिसर, उन्होंने भी साफ जो आपने कहा वही चीज कि भाई पॉलिटिकली हमको रोका गया। अब होता यह है कि इतने सारे देशों में हमारे एम्बेसी के लोग काम करते हैं, किसी एक से सच्चाई निकल गई, बाकियों को तो कंट्रोल में रखा था। अब सफाई का सवाल ही नहीं उठता। हमारे राजनाथ सिंह जी इतने महान हैं, हनुमान जी भक्त हैं, वो हनुमान जी भक्त पूरा सब कुछ कर सकते हैं, वो सफाई नहीं दे सकते। मोदी जी राम मंदिर का इनॉग्रेशन कर सकते हैं अकेले, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, कभी सच नहीं बोल सकते, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। 24-25 बार ट्रंप ने कह दिया कि मैंने किया। अरे ट्रंप ने तो इतनी बार बोल दिया, हमारे यहां किसी में हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को, क्योंकि जहां ट्रंप के लिए राजनीतिक आपने बयानबाजी की, आप ये मान करके चलिए हम रिसीविंग एंड पे आ जाएंगे, जो ऑलरेडी है। ये बहुत गलत बड़ी फहमी है, गलत फहमी कि इंडिया कैन काउंटर अमेरिका। नो,
हमारी, माफ कीजिएगा, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों से अपने आप को कंपेयर करें। किसी भी लिहाज पे नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज की इकोनॉमी से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। डिफेंस सर्विसेज से हम कंपेयर नहीं कर सकते। देयर इज नो चांस। तो इस तरीके का ये सब बातें करके देश के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करना, फौज का इस्तेमाल करके या अन्यथा, हैज गॉट नो मीनिंग। आपने कहा कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे इतने बड़े एक अधिकारी ने साफ कहा कि हमें सप्लाईज नहीं मिल रही हैं। हमारी जो सैंक्शन चीज़ें हैं, जो एम्यूनिशंस हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो नहीं हमारे आ रहे हैं। ये बातें क्या ऐसे कर लेनी चाहिए? क्या, क्यों ऐसा होता है? ये तो मैं खुद एक ऐसी फैमिली से आती हूँ, मेरे फादर भी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से ही हैं। वो हमसे भी घर में भी कभी बात नहीं करते थे, और वो प्रोडक्शन से ही आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में प्रोडक्शन साइड से ही है, लेकिन कभी उन्होंने हमसे भी बातें नहीं की। कारगिल जब हो रहा था वो खामोश रहते थे, क्योंकि बहुत कुछ था उनके पास, जानकारी, बहुत सारी जानकारी थी। हमारे इतने बड़े अधिकारी अगर ये खड़े होकर के कह रहे हैं कि वी आर शॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, वी आर शॉर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, तो इससे तो आप कह रहे हैं हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम तो छोटे छोटे मुल्कों के आगे कमजोर लगेंगे। नहीं तो अगर आप इस चीज को गहराई से समझेंगे तो इसमें यही असलियत है कि हमको सप्लाईज क्यों नहीं मिल रही। हम पैसा नहीं दे रहे। कहाँ है मेरी गवर्नमेंट के पास पैसा उन लोगों को देके खरीदने के लिए? या वी कुछ डोंट हैव मनी। ओके, वी डोंट हैव मनी फॉर दिस पर्पस। दूसरी चीज, हम मेक इन इंडिया की बात करने लगे हैं 2014 से। व्हाट इज मेक इन इंडिया? असेंबल इन इंडिया की हम बात करें तो समझ में भी आता है। हमारे पास जितने पुराने लड़ाकू विमान वगैरह हैं, वो अधिकांश सारे के सारे यहीं पे असेंबल होना, यहीं पे फिर एचएएल के पास उनका लाइसेंस होना बनाने का, रिप्रोड्यूस करने का, नए बनाने का, फिट करने का, वो सब है। लेकिन हमारी इस गवर्नमेंट ने, श्री मोदी जी, बीजेपी गवर्नमेंट ने पिछले 11 साल में इस सिस्टम को कोलैप्स किया। देखिए क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट आई मिस्टर मोदी की, इन्होंने कांग्रेस के जो नक्शे कदम थे उनकी पॉलिसीज को तो अडॉप्ट किया, लेकिन करने का तरीका अपना लगाया। ये जो हमेशा चिल्लाते रहते थे कि ऑगस्टा वेस्टलैंड में सोनिया गांधी ने पैसे खाए और फलाने ने पैसे खाए, असलियत में राफेल हो या अन्यथा पैसे इन्हें चाहिए। जब तक मोदी जी की झोली, वो कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, वो झोला बहुत बड़ा है, जब तक इनके और बीजेपी के झोले में पैसे नहीं आएंगे किक बैक के, तब तक ये कुछ करेंगे नहीं। और इसी वजह से आज की तारीख में हमारे पास लड़ाकू विमान कम, हमारे पास मिसाइल्स कम, हमारे पास ड्रोन्स बहुत कम, हमारे पास सैनिक बहुत कम, हमारे पास हमारे नौसेना की हालत दुबली। आज हम किससे कंपेयर करते हैं अपने आप को? पाकिस्तान से। हम इतना बड़ा देश हो के पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे पाकिस्तान से हम ज्यादा पावरफुल हैं। निशान साहब, कोई एनालिसिस में पढ़ रही थी जहां वो ये कह रहे थे कि उनकी एयरफोर्स हमसे बेहतर है। नहीं, मैं बेहतर शब्द का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग 1971 के बाद कोई फुल फ्लेजेड वॉर में गए नहीं एक दूसरे के साथ, तो पता ही नहीं। तो हमारे पास कंपैरिजन नहीं है। जो कुछ कारगिल के टाइम पे हुआ वो खाली सेल्फ डिफेंस था हमारा, उसमें कोई हमने इंडिया पाकिस्तान फ्रिक्शन नहीं किया था। और जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे जो 2025 में हुआ, ये भी कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई खास फ्रिक्शन नहीं था। ऑफिशियली हमने उनके इलाके में कुछ टेररिस्ट ठिकानों को उड़ाया, जो पहले भी हम देख चुके थे, कुछ साल पहले कहानी सुन चुके थे, बालाकोट वगैरह एंड ऑल। तो उसी तरीके का एक्शन था, और उसके बाद पाकिस्तान ने जो हम पे हमला किया, उसका जवाब हम लोगों ने ज़रूर दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान के हमले की वजह से चाहे जम्मू कश्मीर का पुंछ का एरिया हो, कितना नुकसान हुआ हम सबको पता है, और पंजाब में नुकसान हुआ। अब राजस्थान की खबरें कुछ दब गई थी पर फिर भी कुछ दिखाई दी। तो हम किस बात का कंपैरिजन करें? तो मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तानी बेटर हैं, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि वी नीड बेटर इक्विपमेंट एंड बेटर फोर्सेस। आपने कहा 1 लाख से ज़्यादा भर्तियां रुकी हुई हैं जो होनी चाहिए, फ़ौज में कमी है, एयरफोर्स में कमी है, और साथ ही साथ हमने देखा कि एक अग्निवीर जैसी योजना आ गई जिससे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये बात तो तय है। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो अग्निवीर शहीद हुए हैं उनको कोई दर्जा नहीं है, उनके हालात बुरे हैं, तो उससे भी डिस्करेज हो जाएंगे युवा। क्या लगता है कि ये प्रोक्योरमेंट
एक तरफ भर्ती ना होना, दूसरी तरफ ये सारा का सारा मामला तो लैक ऑफ इनफ फाइनेंस का ही लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, देश में फाइनेंस की कमी तब होती है जब पॉलिटिकल विल में कमी आए। हमारे जो पॉलिटिकल विल है इस समय, मोदी जी एंड बीजेपी की सरकार की जो विल, पॉलिटिकल विल है, सही शब्दों में कहूं तो वो सेना को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? वो सेना को कमजोर करेंगे तो उनको इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल करना होगा। अगर वो सेना को ज्यादा सैनिक रखना, ज्यादा बलशाली बनाना, तो फिर उनको वो रोल नहीं मिलेगा जो एक बार्गेन करने वाले रक्षा सौदे के दलाल का रोल होता है। अब मोदी जी और उनका गैंग जो है, बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन ये रक्षा सौदों की दलाली कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि MiG-21 खत्म हो गया, चला गया, रिटायर हो गया, और हमारी वायुसेना जो 32 स्क्वाड्रन शॉर्ट थी, अब कितने स्क्वाड्रन शॉर्ट होगी? कहां है वो दूसरे जहाज? तो मालूम चलता है जीई अब नेक्स्ट ईयर 20 इंजन और देगा तेजस के लिए। ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है जो ऑलरेडी बहुत लेट है। नए राफेल खरीदने हैं, अब उसका सौदा पोस्टपोन हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स दिखा दिखा करके जो हमारे वायुसेना को कमजोर कर रहे हैं। आपने अग्निवीर का बिल्कुल सही, देखिए अग्निवीर कुछ सालों के लिए होता है, वो एक टेम्पररी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन आर्मी जो समझते हैं, जो लोग फौज को जानते हैं, जो लोग आर्मी की हम खास बात करें, तो आर्मी की रेजिमेंट्स में, बटालियंस में लोग एक साथ काम करते हैं कई सालों तक, एक फैमिली बन जाता है। और इसीलिए कई बार बटालियंस, रेजिमेंट सब अड़ोस पड़ोस के गांवों के लोगों को ही इकट्ठा करके बनाई जाती है, ताकि उनमें एक विश्वास हो, आपस के लोग हों, पहचान हो, एंड उस ट्रस्ट की बदौलत वो सब चीजें चलती हैं। अब आप उसमें किसी को 3-4 साल, 5 साल के लिए ले आओ, वो तो आया ही इस जानकारी के साथ है कि मैंने कुछ साल के बाद चले जाना है। वो क्या जेल करेगा अपने अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, सैनिकों के साथ? कुछ समय के लिए वो करेगा, बाद में तो फिर आदित्यनाथ हो या दूसरे चीफ मिनिस्टर हो, वो कहेंगे हम तो पुलिस में नौकरी दे देंगे। तो वो तो वहां जाकर के 2 नंबरी पैसा कमाने के लिए पुलिस वाला बन के सोचेगा कि मेरे को वहां काम मिल जाएगा। तो इनका जो मोराल होता है वो अलग ही टाइप का होता है। और फौज इस तरह से नहीं चलती है कि उसमें टेम्पररीली 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए कोई आए और चला जाए। ऐसे रेजिमेंट्स और बटालियंस, प्लाटून्स नहीं चलती है। हम जितनी भी पुरानी 71 की लड़ाई हो, यहाँ तक कि कारगिल की जो हम बातें सुनते हैं कि भाई फलानी प्लाटून गई और उसने इतनी देर तक मोर्चा होल्ड करके रखा, वो लगभग एक दूसरे पे ट्रस्ट करने वाले वर्षों के साथ ही होते हैं। आम लोगों को नहीं पता कि रेजिमेंट्स और बटालियंस किस तरह से सालों साल एक फैमिली बन के रहती हैं। उनका ट्रांसफर इधर से उधर जरूर होता है, पूरी प्लाटून, पूरी बटालियन, पूरी रेजिमेंट का, लेकिन लोग वही होते हैं, तब जाके ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब इस तरह से आप कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए बीच में बंदे लाओ फिर हटाओ, तो व्हाट वी कॉल एक जेलिंग बॉन्ड, वो बॉन्ड टूट के खत्म हो जाता है। और असली हायरिंग हो ही नहीं रही है। जो सैनिक को, जो 20-20 साल को सैनिक काम करना चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। अधिकारी वो शॉर्ट है, नोबडी इज इंटरेस्टेड, कोई काम नहीं करना चाहता है फौज में। सोशल मीडिया पे जरूर वो लगे रहेंगे, भारत माता की जय, हम पाकिस्तान को मार देंगे और हम सेना का सम्मान करते हैं। ये जितने सोशल मीडिया पे सेना का सम्मान करने वाले लोग हैं, ये सेना में जाके काम क्यों नहीं करते? आरएसएस ने कहा कि हम बहुत शॉर्ट नोटिस में, 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम सेना के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं। जो किसने कहा? आरएसएस, किसने? आरएसएस ने, वो कौन है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये कहाँ रजिस्टर्ड है? ये ऐसे फर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक फर्जी संस्थान बना के ब्लैक का पैसा में अपना बिजनेस करने वाले, जो हमारे देश के संविधान और तिरंगे का अपमान करने वाले, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे देश को बनाने वालों की बेइज्जती करने वाले, जो अपने अब्बा हेडगेवार और गोलवारकर का कहीं नाम ना ले पाने वाले, ये ऐसे जो अपने रज्जू भैया और सुदर्शन का कहीं दुनिया में नाम ना ले पाने वाले लोग, ये हमारे देश को सिखाएंगे। ये आरएसएस कौन है? ये एक देशद्रोही संस्था कहलाई जा सकती है। पहली बात, संस्था होनी तो चाहिए। हमने तो सुना है आपके दिल्ली में हेडक्वार्टर बना लिया,
सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर मैं चलवाऊंगा उस पे। ऐसी फर्जी संस्था जिसका कहीं पंजीकरण नहीं है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारे देश में एक एनजीओ तक को चैरिटी कमिश्नर से एक लाइसेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तब जाके वो भले ही 0 टैक्स पे चलता हो। ये एक फर्जी संस्था, देशद्रोही संस्था। सावरकर को ये दिलाना चाहते हैं भारत रत्न। हिम्मत नहीं है मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर कि वो कह सके कि मैं हेडगेवार को भारत रत्न दूंगा। क्यों? हेडगेवार इतना खराब आदमी था क्या इनका जो फाउंडर था आरएसएस का? गोलवालकर का तो नाम कई जाके देश में, जब विदेश जाते हैं मोदी जी, मैं तो कहूंगा मोदी जी कभी हिम्मत हो तो जाके बाहर कहना मैं गोलवालकर की जमीन से आया हूं ना, तुमको उठा करके वहां नजदीक के प्रशांत महासागर में वो नहला दे तो हमसे कहिएगा। हिम्मत है मोदी जी तो बाहर जाके कहो मैं के सुदर्शन की जगह से आया हूं। बोलेंगे कौन? हिम्मत है मोदी जी तो बाहर जाके कहो कि मोहन भागवत, क्या ही नाम ले उनका, ऊट पटांग बोले जाते हैं। और इन लोग के पास पैसा कहां से आता है? सब फ्रॉड है, 2 नंबरी पैसा। आज आपके घर में अगर 10-20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो जाए, ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, सीबीआई आ जाए, जेल में डाल दें इन लोगों का। दिस इज अ फ्रॉड संस्था। ऑफ कोर्स इट इज द मदर ऑफ बीजेपी, इसलिए आज इनका ये चल रहा है। तो गोइंग बैक टू आपका पॉइंट एंड क्वेश्चन, कि आरएसएस कहती है 3 दिन में वो सेना तैयार कर देगी। ये बात मुझसे किसी ने बहस में, किसी राइट विंग के बंदे ने कही कि शिवाजी आप चिंता, जब हम सेना की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा आप चिंता ना कीजिए, अग्निवीर नहीं, हमारी तो आरएसएस में ही इतनी जान है, हमारे पास इतने रिक्रूट्स हैं, रंगरूट हैं कि ये 3 दिन के शॉर्ट नोटिस में हम देश की सीमाओं में पहुंच करके देश की हिफाजत करने के काबिल हैं। देखिए ये जो डायलॉग मारा गया था, ये मोहन भागवत ने मारा था जी। मोहन भागवत ने डायलॉग मारा था कि सेना, हम तो 3 दिन में ऐसी सेना तैयार कर देंगे। सवाल ये उठता है कि इन 11 सालों में वो इनकी 3 दिन वाली सेना न चीन का सामना कर पाई, न पाकिस्तान का सामना कर पाई, कहीं दिखी ही नहीं। इनकी जो सेना है वो मवाली लोग हैं जो मस्जिदों के सामने जा करके डीजे पे बेहूदगी करते हैं। इनकी वो सेना है जो गौरक्षा के नाम पे मॉब लिंचिंग करती है। इनकी वो सो कॉल्ड सेना है आरएसएस की, जो अगर कोई रैशनल टॉक कर दे तो उसको फिर गलत सलत बोलते हैं। और ये वो सेना है जो कहीं भी जाकर के सिर्फ गांव देहात में लड़ सकती है अपने ही लोगों से। बाकी ये चड्डीधारी डंडा लेकर के तो सांप नहीं मार सकते। इतना मन बढ़ जाता है इन लोगों का जो ये अपनी से देश की सेना से अपना मुकाबला करने लगते हैं। देखिए मोदी जी वो पहन के घूमते हैं ओवरऑल फौजी कॉम्बैट यूनिफॉर्म, तो इन लोगों के जो पिछलगू जितने फॉलोअर्स हैं उनको लगता मोदी जी तो ब्रिगेडियर बन गए, तो ये भी छोटे मोटे लांस नायक बन जाते हैं। हकीकत ये है कि अगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक फ्रेंडली चैलेंज के साथ, कि अगर आरएसएस वालों में इतनी दम है जो अपनी शाखाओं में जाके वो डंडा लेकर के ये सांप का नाच करते हैं, किसी दिन आमने सामने कबड्डी का मैच रख लो ना, एक शाखा वाला उठा के बाहर फेंक दिया जाए ना, आर्मी वाले इनको दबा करके फेंक दें, तो इनको मालूम चलेगा कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। फौज और आरएसएस का कंपैरिजन ही गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशद्रोही, अनरजिस्टर्ड, 2 नंबरी ब्लैक मनी वाली एक संस्था है, अगर वो संस्था कहला सकते तो। और फौज हमारी मोस्ट हाईली रेप्यूटेड, हमारी सुरक्षा की एक पहली और आखिरी, तो उससे क्या कम करें। आरएसएस की बात आपने ये सही कही, जो महल बना है केशव कुंज, ये तो कहीं से तो पैसा आया है, कहीं तो अकाउंट्स मेंटेन हुए होंगे, किस बैंक में आया होगा। ये तो करोड़ों की लागत से ये महल बना है जिसकी सुरक्षा अभेद है, सुना है। और जब मोहन भागवत आते हैं दिल्ली और जाते हैं हेडक्वार्टर में,
तो वो सुरक्षा उनको दी जाती है जो Z++ सुरक्षा है। नहीं देखिए, सुरक्षा तो गुंडे बदमाशों को भी दी जाती है अगर उनको जान का खतरा हो तो मोहन भागवत को भी ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा संगठन चलाते हैं तो उनको सुरक्षा की जरूरत हो। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये जो पैसा आया वगैरह, अब ये राइट विंग सरकार हटेगी तभी मालूम चलेगा कि ये लोग का पैसा कहाँ से आया, और तभी इनको देखिए कर्नाटक में शुरू हो चुका है ना। कर्नाटका में नॉन बीजेपी सरकार ने इन पे बैन लगाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे। तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पे आरएसएस पे बैन है। अब धीरे धीरे ये उत्तर भारत में भी होगा, पर उसका इंतजार थोड़ा सा हम लोगों को करना पड़ेगा सही समय का, कि जब सरकारें बदलेंगी तब इन लोगों को सीधा किया जाएगा। सीधा किया जाएगा ही शब्द है। आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही कि जो हमारे सेना के अधिकारी होते थे और जवान होते थे, वो एक इलाके से लिए जाते थे जिसमें उनके अंदर एक ब्रदरली फीलिंग होती थी, और जब वो कॉम्बैट पोजीशंस में होते हैं तो एक दूसरे के को बचाते हैं, अपने को आगे कर देते हैं। और ऐसी बड़ी कहानियां हमने पढ़ी हैं कि अपने साथी की जान बचा ली और अपनी जान दे दी। ये जो भाव है, ये कैमरेडरी है, ये आता कैसे होगा? ये बिना ये 4 साल वाले अग्निवीरों में कैसे आ सकता है, जिनको जो ज्वाइन करते ही अपने 4 साल बाद के रोजी रोटी की फिक्र करनी है कि मेरे माँ बाप को कुछ नहीं मिलेगा, अगर बीवी बच्चा है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, अगर बीवी बच्चा नहीं है तो कोई शादी भी क्यों दे, बेटी कौन देगा जिसके पास 4 साल में रोजगार खत्म हो जाने वाला है। तो ये बस ट्रेंड लठैत बनाने के लिए इनको वहां डाला गया है। तो वो वाली भावना कि हम अपने साथी के साथ, या ये मेरी रेजिमेंट है, इसका नाम होना चाहिए, इसका एक गौरव है, इसका इतिहास हम बनाएं, ये वाली भावना तो अग्निवीर के जरिए नहीं आएगी। सी दी बेसिक प्रॉब्लम इज फाइनेंस। हमारी गवर्नमेंट्स के पास पैसा नहीं है। इतना हमारी इतना गवर्नमेंट पैसा तो मतलब अब नाम लेने पर भी तो अदालत ने रोक लगा दी है। उनके दोस्तों को देखिए, LIC का पैसा दे दिया गया है, प्रोविडेंट फंड का दे दिया गया है, SBI का दे दिया गया है, और बैंकों का दे दिया गया है। तो पैसा तो बहुत है देश में। नहीं, पहली बात तो अदालत ने कोई गौतम अदानी का नाम लेने पे रोक नहीं लगाई है। मैं ले रहा हूँ, गौतम भाई तारा तिथा ये देकर ही लीजिए। क्या कहा? गुजराती में मैंने कह दिया है कि तुमसे जो हो सकता है कर लेना मेरा। तो गौतम अदानी को पहली बात तो यह है कि सेना को देने के लिए भारत सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर होता तो उसको 2 पार्ट में समझना चाहिए, खास करके मैन पावर की बात में। एक होता है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और एक होता है रिटायरमेंट कॉस्ट। अब आप राज्य की सरकारों में देख लीजिए, हर जगह जिसे संविदा पे यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्यों लगाया जा रहा है लोगों को, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स ना दिए जाएं। एडिशनली वाइल एम्प्लॉयमेंट भी कर्टेल हो जाए, कम हो जाए उनको दिए जाने वाले बेनिफिट्स। अगर इसकी जगह परमानेंट एम्प्लॉय रखोगे तो कहीं ज्यादा बेनिफिट्स एंड पर्क्स के लिए वो वैलिड होता है मामला उसका। अब यही चीज सेना पे लागू होती है। बहुत एक्सपेंसिव है सैनिक। सैनिक की खाली तनख्वाह नहीं होती, उससे कई गुना ज्यादा उसके ऊपर एक्सपेंडिचर पर डे होता है, जो उसकी पर डे कॉस्ट आती है। तो इस चीज का पैसा हमारे मोदी जी के पास नहीं है। हमारे मोदी जी के पास सिर्फ खुद के ऊपर खर्च करने का, खुद के अधिकारियों पे खर्च करने का, मंत्रियों पे खर्च करने का और MP MLA खरीदने का पैसा, जमा पूंजी उनके झोले में रखा है। हमारी सेना कमजोर हो, क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को? वो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। ये अग्निवीर एक प्रकार का संविदा ही तो है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। और यदि कुछ लोग इसमें तर्क देते हैं कि नहीं साहब, आप अमेरिका में देखिए, कुछ साल एक्टिव सर्विस होती है फिर रिजर्व में चले जाते हैं। इंडिया में वो नहीं चलता। इंडिया में रिजर्व का तो सिस्टम ही नहीं है। वहां हम लोग कहाँ जा रहे हैं लड़ने किसी से? अमेरिका तो हर 10 साल में किसी से लड़ने जा रहा है, तो वो तो अपने रिजर्व यूज भी करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऑन द कन्वेंशनल बेसिस हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को एम्प्लॉयमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। ना सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही उनको एम्प्लॉय करने के लिए फ्रेश रिक्रूट्स, इसलिए भी कि लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। जो पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पाते वो सेना में चले जाते। आप ये कह रहे हैं कि इतनी रोजगार की कमी होने के बावजूद लोग ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं? मैंने कहा जो पढ़े लिखे होते हैं, जो कहीं प्राइवेट कंपनी में कहीं बेहतर जिंदगी बिता सकते हैं, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, सेना में नहीं जाते हैं। तो हाईली स्किल्ड। मुझे याद है मेरे फादर एक्स इंडियन एयरफोर्स हैं, सीनियर ऑफिसर रिटायर हुए थे जब मैं स्कूल में था, छोटा था, 80s की बात कर रहा हूँ। और अब जो NCOs का डिफरेंस देख ले, नॉन कमीशन ऑफिसर्स जो होते हैं,
सार्जेंट, कॉर्पोरल एंड ऑल। बहुत फर्क आ गया कि कितने पढ़े लिखे अब आ रहे हैं उसमें और कितने कम पढ़े लिखे एज कंपेयर्ड उस समय होते थे। तो ये उसी मजबूरी का नाम है कि अगर आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है तो आप सेना ज्वाइन कर दीजिए। यहां भारत माता की जय नहीं है, यहां लक्ष्मी माता की जय है। अगर एक व्यक्ति सैनिक बनता है, अच्छा पैसा मिलता है, रहने को मिलता है, खाने को मिलता है, हार्डशिप होती है, लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया है। अब हार्डशिप्स में कौन बिलीव करता है, कौन मेहनत करना चाहता है? कहीं प्राइवेट जॉब कर लो, कुछ नहीं तो स्टूडियो के बाहर पकोड़े तल लो। रोजगार तो है ही मोदी जी के हिसाब से। पीपल आर नॉट सर्विंग आवर कंट्री। सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखता है सेना, सेना का सम्मान, सेना के लिए प्यार। चाहता तो कोई नहीं है तुम में से। सोशल मीडिया पे सैनिकों की जो वीडियोस आई हैं जिसमें वो शिकायत कर रहे हैं अपने सिस्टम से, वो भी बहुत भयानक है। हमें सोच के लगता है कि हमारे सैनिक जो सर्व कर रहे हैं अभी, उनके हालात अच्छे नहीं हैं। बहुत वीडियोस, और मैं ये सोचती हूँ कि ये वीडियोस तो उनसे वो लोग भी देख रहे हैं जिनसे इनको लड़ना है, पड़ोसी मुल्क या दुश्मन जिसको हम कहते हैं। तो वो जब देखते होंगे तो वो हंसते होंगे कि ये हैं, ये दुखियारे लोग, इनके भरोसे हमसे लड़ने के लिए लोग बातें करते हैं। नॉट दैट ट्रू। कुछ वीडियो जरूर आए हैं ऐसे, बट ओवरऑल जो लोग सर्व कर रहे हैं सेना में, जो अधिकारी हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में, दे आर वेल टू डू। अधिकारियों की बात नहीं कर रही, जो नीचे जो- रैंक के लोग हैं, और जो मैंने सैनिक हमेशा पक्ष उन्हीं के देखे हैं, सैनिकों के। और जो सैनिकों में है उनमें कुछ का जरूर हमने देखा है, लेकिन फिर ओवरऑल द डिसिप्लिन ऑफ आवर फोर्सेस जो है वो एक्चुअली, मतलब जिनमें नहीं घुसी वो डिसिप्लिन, वही ऐसे दिखा पा रहे हैं या अपने आप को दिखा रहे हैं। हमारी फौज की पहली डिसिप्लिन तो यही है कि वी हैव टू लिव बाय व्हाट वी गेट। वी हैव टू लिव बाय व्हाट वी गेट। तो अगर वो नहीं, कुछ एक आध लोग उसको सहन कर पा रहे हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो इट इज दैट बैड एट ऑल जो सर्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कि अब और रिक्रूट नहीं हो रहे, जी। पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग। प्रोक्योरमेंट क्राइसिस अपनी जगह है, लेकिन अभी पहले तो रफाल वाले मामले में अनिल अंबानी की कंपनी रातों रात रजिस्टर कराई गई और उसको दे दिया गया था। अभी फिर डिफेंस मेक इन इंडिया के तहत जो डिफेंस का मामला है, उसमें फिर अनिल अंबानी को आगे रखा गया है और दिया जा रहा है कि भाई यही बनाएंगे। तो ये कोई एक्सपर्टीज होती होगी, कोई लिगेसी होती होगी, कोई एक्सपीरियंस होता होगा। ये सारे मुद्दे कहाँ हैं इस पूरे मामले में? धन्ना सेठ के मामले में सिर्फ रुपया देखा जाता है, एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता। आजकल का ये ट्रेंड है। लेकिन अब ये भी एक भ्रम पैदा किया जा रहा है मेक इन इंडिया के नाम पे, इंडिया में इतना कुछ बनाया जाएगा, इतना कुछ बनेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे। अब ये मोदी जी का पुराना स्टाइल है। वो हर बार क्या एक काम करते हैं कि नया तुर्रा छोड़ देते हैं, और वो नया तुर्रा जो छोड़ा वो चलता रहेगा कुछ 1 साल 2 साल इस तरह से। हमारे देश में बहुत कुछ पहले से बनता आया। प्राइवेट प्लेयर्स अगर बनाना चाहते हैं तो आके बना सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। लेकिन किसके लिए बनाओगे, किसको बेचोगे? ब्रह्मोस को लेकर के ये बात करते हैं कि भाई अलग अलग देशों से हमारे लिए इंडियन इन्वेंट्री आ रही, खरीदेंगे। तो ब्रह्मोस कल थोड़ी ना पैदा हुआ है। ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा 2 नदियों के नाम से रूस और भारत का एक बहुत पुराना, कई वर्षों पुराना प्रोजेक्ट है, चल रहा है। मिसाइलें बन रही हैं, जाती हैं, बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट एक बहस चली थी कि भाई इंडिया ने ड्रोन भेजे थे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर, मालूम चला वो इजरायली ड्रोन थे। तो हम मेक इन इंडिया के नाम पे अब असेंबल इन इंडिया करने लगे हैं। दूसरे देशों से माल सामान आता है, यहाँ पे हम असेंबल करते हैं। बिल्कुल सही बात है, मेक इन इंडिया हो जाता है, मेड इन इंडिया नहीं हो पाता, जो ओरिजिनल इंडिया का सपना था। आप अपने आत्मनिर्भरता की जब बात करते हैं, यहाँ अपनी इंडिजिनियस वे में बनाओ उसको, अपना दिमाग, अपना मटेरियल लगा के। वो हम नहीं करते। हम इधर से लिया, उधर से लिया, असेंबल किया और कह दिया मेक इन इंडिया। पर जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये अभी बहलाने और फुसलाने वाली चीजें, ये 1-2 साल में दिस विल डाई। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज जो हैं भारत में, और जो सारी चीज़ें बना रही थी, वो कपड़े से लेके, टेंट से लेके, पैराशूट्स और गन्स, और ये हमारे जो शेल्स होते हैं, शेल्स के प्रोटोटाइप से लेके सब कुछ वो काम कर रहे थे।
वहाँ का भी हाल ये है कि बहुत कुछ बाहर से ही वो मंगाते हैं और बस उसको असेंबल कर रहे हैं। वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है। वो चाइना से भी लिया जा सकता है, वो कहीं और से भी लिया जा सकता है। तो ये ट्रेडिंग है, यहाँ से उठाया वहाँ दे दिया। देखिए, अगर आप इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना चाहें तो मैं एक बात बताता हूँ। ज्यादातर सरकारी बसें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चलती हैं, रोडवेज की या सिटी बसेस। चलाना चाहिए सरकार को, लेकिन रोडवेज हो या सिटी बसें हो, इनको कॉन्ट्रैक्ट पे चलाया जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है, कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स उस पर डाल दी जाती है। चलाने वाला प्राइवेट आदमी, कंडक्टर प्राइवेट आदमी, महीने का खर्चा देना है उनको सरकार को। दिस शोज हाउ वीक आवर गवर्नमेंट इज कि वो सिटी बस और रोडवेज की बसें नहीं चला पाते खुद। तो ये हवाई जहाज कहाँ खरीदेंगे, कहाँ बनाएंगे, कहाँ एमुनेशन बनाएंगे, जो पहले होता था। ये इन्होंने इसीलिए ढीला किया। देखिए, एचएएल कोई बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। इंडिया ने मारुत बनाया है, जो कि लड़ाकू विमान, अपने जमाने का मार्क 2 की स्पीड वाला फाइटर बॉम्बर इंटरसेप्टर कॉम्बिनेशन। 1960-70s की बात कर रहा हूँ। 1960 के एंड में इट वाज ऑपरेशनल, 71 वॉर में इट वाज ऑपरेशनल। वो इंडिजिनसली हमने बनाया था। उसमें कुछ चीजें बाहर से जरूर आई थी, लेकिन हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। उसके बाद भी एचएएल ने, आज भी जो सुखोई MKI कहते हैं, आपने दर्शकों ने भी देखा होगा, Su-30 MKI लड़ाकू विमान जो सबसे ज्यादा इंडियन एयरफोर्स के पास है, Su-30 MKI। वो MKI का मतलब मेड इंडिया का बना हुआ है, मेक इंडिया। वो MKI है, मतलब दैट इज बीन इंडियन मेड इन इंडिया। एचएएल ने बना रहा है वो, ठीक है। और ये अभी कल का नहीं बना रहा है, कब से बना रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, ये हमारे देश में उसी रोडवेज वाली बसों के हिसाब से आप देखिए कि अगर मंत्री जी को खुद की गाड़ियां चलानी है तो रोडवेज की बसें तो खराब करनी पड़ेंगी। कितने राज्यों में रोडवेज की बसें जो हैं वो प्राइवेट बसों से बेहतर हैं। ज्यादातर राज्यों में रोडवेज की बसों की हालत इतनी खस्ता है कि प्राइवेट बसें अपने आप ज्यादा पैसेंजर ले जाती हैं। और वो प्राइवेट बसों में पैसा कौन लगाता है? बस वही मैकेनिज्म जो है वो अब फौज की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। हर शहर में नेताओं की ही बसें चल रही हैं। हर नेता शहर चला रहा है, गांव चला रहा है। डिक्टेटर हो गए हैं ये, लोगों को समझ नहीं आ रहा। ये डिक्टेटर्स हैं। आज दिल्ली के अंदर हूं, क्या मैं यहाँ के MP MLA जो हैं उनकी मर्जी के बिना मैं यहाँ कुछ कर सकता हूं? हकीकत जानिए, नहीं कर सकता। किसी भी अन्य राज्य में चले जाइए, दिल्ली तो फिर भी काफी अर्बन है। किसी रूरल एरिया में चले जाइए, किसी अन्य राज्य के, मध्य प्रदेश के किसी जिले के किसी रूरल में, क्या मैं वहां के MP MLA के सिवाय सोच भी सकता हूं कि मैं कुछ वहां कर पाऊंगा? दिस इज डिक्टेटोरियल बिहेवियर, अथॉरिटेटिव बिहेवियर। बिल्कुल अथॉरिटेटिव स्टेट बना रहे हैं ये टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। मिस्टर मोदी is in full swing to convert India into a totalitarian state. एक चीज़ और हो रही है, आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में आ गया, इसलिए मैं छेड़ रही हूँ इस बात को। दिल्ली से लगा हुआ गुड़गांव है, जहाँ के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं। वो पिछले, जब से ये पानी भर रहा था और बरसातों में हालत बुरी हो रही थी, ये 2-3 साल से हो रहा था और जनता को त्रस्त होने दिया जा रहा था। अब असली चीज़ समझ में आ रही है कि गुड़गांव के एक बहुत नामी ग्रामी बिल्डर, अब वो जितना ज़मीनें थी वो तो वो बेच चुके। लैंड पार्सल अब उनके पास और कुछ नया बनाने के लिए उस जगह पर नहीं है। स्टाफ है, पैराफिल्नेरिया है, सब कुछ है, तो क्या करें? अब वो शहर का पूरी व्यवस्था, जो MCD का जो काम होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाला, वो काम, रख रखाव वाला, वो भी खुद लेने के चक्कर में है और इसके लिए पूरी लॉबी काम कर रही है। अलग अलग जगह पर इस तरह की बयानबाजी आ रही है, पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि देखो प्राइवेट बिल्डर कितना अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, तो क्यों ना सड़कें भी इन्हीं के हाथ में दे दी जाए। जो कॉमन जनरल पार्क हैं बच्चों के,
वो उनको दे दिए जाएं, वही चला लें। जब उनको आता है और इनको नहीं आता है तो जिसको आता है उसी को दे दिया जाए। तो ये प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में, जैसे बीएसएनएल को मारा गया था, बीएसएनएल के ही अधिकारियों को की मिली भगत से बीएसएनएल को मारा गया था, हम सब जानते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है कि जो गुड़गांव अथॉरिटी है वो पूरा देने के मन बना चुकी है एक प्राइवेट बिल्डर को, जो जिनका नाम आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, जो लगता है कि लगता है कि गुड़गांव उन्हीं का है। नहीं, सबको पता है कि चोर कितने बड़े हो जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, और डाकू लीज एंड फाइनेंस करके एक कंपनी चलाते हैं। सॉरी, वैसा ही कुछ नाम था। तो ये डकैती तो इनकी जारी रहेगी। ये कोशिश पूरी करेंगे कि किसी तरह तलाक तो हो गया लेकिन तुम फिर भी मेरी रहो, जमीन तो बिक गई लेकिन फिर भी मेरी रहे। ये चाहेंगे कि मैं उस इलाके पे फिर भी अपना वर्चस्व और कंट्रोल रखूं। शहर की ओनरशिप ले रहे हैं अब तो। अब यहीं आकर के बात आती, शहर इन्होंने शुरू किया और अंत में ओनरशिप भी यही लेना चाहते हैं। लेकिन हकीकत जानिए कि ऐसा उदाहरण हमने बंबई में देखा था जब लोखंडवाला बैंकरप्ट हुआ था। बहुत लोगों को लगता है बांद्रा उस इलाके में, अंधेरी इलाके में जो लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स है, लोखंडवाला सबर्ब जो एरिया है, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सब उनके नाम पे है, वो एक बिल्डर के नाम पे है, लोखंडवाला। अब वो बैंकरप्ट है। तो ये जितना ये राइज करेंगे डाकू लीज एंड फाइनेंस वाले, उतना जल्दी ये जेल में जाएंगे। दे विल ट्राई, क्योंकि इनके पास कुछ और बचा नहीं है। बट हाँ, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ। हमारे एक पॉडकास्ट में हमने इस पर पूरा एक प्रोग्राम किया था कि किस तरह से ये जो गुड़गांव पूरा बर्बाद हो रहा है, बर्बाद और भी जगह हो रही है, लेकिन गुड़गांव का जिक्र हो रहा है बहुत, और सबको चिंता है कि गुड़गांव में परेशानी क्यों है, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी सब जगह होती रहे, मेरठ में होती रहे और कहीं होती रहे। तो बाद में, और हमारे एक्सपर्ट ने ये बात कही थी, रवि सिन्हा साहब ने ये बात कही थी कि चल ये रहा है कि अब इन बिल्डर्स के पास नया कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ बचा नहीं है, तो अब ये शहर चलाना चाह रहे हैं। और 3-4 महीने अभी बीते हैं उस एपिसोड को किए हुए, और ये आ गया सामने। देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये सब हम लोग सीखते हैं अपने इतिहास से। एक ज़माने में जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था, पुराना बॉम्बे हुआ था, तब टाटाज उसको चलाते थे। वहाँ की बिजली व्यवस्था, वहाँ की लोकल बसें, वहाँ की यहाँ तक कि लोकल ट्रेन की रनिंग, पानी की व्यवस्था, इन सब में टाटा का हाथ था और वो चलाते थे। फिर धीरे-धीरे उन्होंने, गवर्नमेंट ने कंट्रोल उस पे लिया। ये कब की बात है? ये हम 60s की बात कर रहे हैं, 50s की बात कर रहे हैं, 70s तक। BEST जो है बॉम्बे का, दैट वाज मैनेज्ड बाय टाटास। तो उसमें बस सर्विसेज, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल था। अब वो मॉडल फिर आगे चल करके हमने देखा, जैसे आप दिल्ली में है तो यहाँ राजधानी BSES है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। अहमदाबाद जैसे शहर में टोरेंट पावर है। तो अलग अलग शहरों में ये प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। इसमें नागरिकों का क्या अधिकार रहता है इन बॉडीज के ऊपर? जब नागरिकों के लिए की सेवा करने के लिए आते हैं, पैसा नागरिक इनको देते हैं, तो नागरिकों का कोई अधिकार होता है जैसे हमारी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के ऊपर होता है? वैसा तो नहीं होता होगा। नहीं, नागरिकों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं। हम कम से कम इस देश में ये सब ना पूछें कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। हम खाली अपना रोज़मर्रा का काम करके 4 पैसे कमा के बीवी बच्चा को पाल लें, इतने ही तक हमारा अधिकार हो तो बहुत है। बाकी हमारे देश में अब नागरिक अधिकार, नागरिकों के अधिकार, ये सब बहुत बड़ी-बड़ी बातें लगने लगी हैं। हमें नहीं लगता कि सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी नागरिकों के अधिकार की बात करती है। वो भी सब कहीं न कहीं कनेक्टेड है पॉलिटिकल पार्टीज़ से। तो दिस इज़ ऑल इट्स ट्रिकल्ड डाउन एंड प्रेसिपिटेटेड डाउन इनग्रेस्ड इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ घर को हाउसहोल्ड। तो नागरिकों, तुम तो रहने दो, बाकी अधिकार देखा जाएगा। अपने पार्षद से सवाल कर पाना, कॉर्पोरेटर से सवाल करना, उसको बताना कि ये गड्ढा क्यों है, ये सीवर क्यों भरा हुआ है। तो ये हाल में हम किसी शहर में थे, नाम नहीं लेंगे, एक पार्षद से हमने बात की कि आपके एरिया में इतनी गंदगी क्यों? कहते हैं आप कहाँ से? फलानी जगह से। कहते जाइए यहाँ से आप, वरना पहुँच नहीं पाएंगे। अरे बाप रे। तो हमने उस इलाके के विधायक से बात करी। हमने कहा यार तुम्हारा ये वाला पार्षद तो, वो कहते हैं सही तो बोल रहा है। मैं हंस रहा हूँ, बात अलग है। मेरा मन किया मैं दोनों को तमाचे मारूं, लेकिन यही नागरिक अधिकार है हम लोगों का। सुनिए और आगे निकलिए।
ठीक है भाई, हम गलत टेंजेंट पे चले गए, नहीं करेंगे इस पर बात। हम वापस आते हैं आज अपने विषय पर। मिस्री साहब की बेटियों तक को खींच लिया गया सोशल मीडिया पे, और उनका कोई दोष नहीं था। वो वही पढ़ रहे थे आकर के जो लिख करके उनको मंत्रालय ने दिया था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया था। सोफिया कुरैशी की कोई गलती नहीं थी, वो वही आकर के पढ़ रही थी जो दिया गया था पढ़ने के लिए। और इसको भारत के राइट विंग ने इस तरह जुर्रत की, इतना मन बढ़ गया इन लोगों का कि इतने सीनियर अधिकारियों को जो देश की सेवा कर रहे हैं, और देखने में भी वो जो एक्ट था, जी 2 महिला अधिकारी खड़ी हैं, मिस्री साहब खड़े हैं, जो अपनी बात जो मंत्रालय के अपने वक्तव्य को रख रहे थे, उनके विरुद्ध जिस तरह की घिनौनी बातें की गई हैं, हमें लगा नहीं कहीं से भी कि इसको भी रोका जाएगा। वो भी नहीं रोका जाएगा। ये तो कोई ऐसा नहीं था कि विपक्ष की बात हो, विपक्ष के किसी आदमी ने कुछ कह दिया हो। तो अगर मंत्रालय अपने इतने सीनियर अधिकारी को का भी सम्मान बरकरार नहीं रख पा रहा, उसकी डिग्निटी नहीं रख पा रहा है, उसकी बेटी को खींचा गया है, तो फिर कौन सुरक्षित है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर आप बात करते हैं तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने रख के ज़बरदस्ती 2 महिलाओं को बिठा करके फौजी यूनिफॉर्म, क्योंकि वो कर्नल हैं, विंग कमांडर हैं, पाकिस्तान के साथ फ्रिक्शन है, तो ये किसका आइडिया था कि फालतू का ये नौटंकी करवाएं? माफ कीजिएगा। ठीक है, ये तो हमें पता था एक कि डीजीएमओ होता है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, वो अपना बयान देता है, काफ़ी है। आपने उसको टीवी सोप ओपेरा बना दिया। आपने ये दिखाना शुरू कर दिया रोज़ की ब्रीफिंग पब्लिक। हम कब से ये फौजी ब्रीफिंग पब्लिक में देने लगे? हम कब से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले, हम कब से इस देश के अंदर हर फ्रिक्शन, एवरीडे फ्रिक्शन को पब्लिकली दिखा के मस्कुलर पैट्रियोटिज्म दिखाने लगे? अगर इतना ही था तो मेरे राफेल और मिराज 2000 कितने गिरे वो भी दिखा देते। वहां आकर के बोलती बंद हो जाती है। लेकिन महिलाओं को आगे करके ये दिखाना, और उसमें थैंक यू मिस्टर मोदी, आपने ये जानबूझ के जो नौटंकी क्रिएट करी दिखाने के लिए, जो हमारे देश में क्या कई देशों में नहीं होती है। हमने नहीं देखा इस तरीके का रोज का डीब्रीफिंग पब्लिक को दिया जा रहा हो, जिसमें पढ़ पढ़ के अंग्रेजी और हिंदी में सुनाया जा रहा हो। ये जो आपने, माफ कीजिएगा, ये जो आपने बेवकूफी की, इसका पहला नतीजा तो ये हुआ कि बीजेपी वालों ने तो यहां तक चले गए कि सोफिया कुरैशी अपने भाइयों को, आतंकवादियों को, मतलब इस तरीके की यही गंदी मैं कह भाषा रही इस्तेमाल शुरू कर दी। और कई बीजेपी वाले तो तारीफ करने लगे, और बीजेपी इन द सेंस वो राइट विंग वाले जो खास करके सोशल मीडिया वाले, कि देखो हम लोग, उन्होंने तो सोफिया कुरैशी को फौज बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचा के लड़ाई करवा दी, और व्योमिका सिंह तो हवाई जहाज में बैठ के जा रही, जबकि वो दोनों खाली प्रवक्ता हैं। हम्म। जब आपने ये सीन क्रिएट किया तो याद रखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने ये करने की कोशिश की, फ्लिप साइड आनी थी और आई। फिर इन्हीं में से कुछ लोगों ने इतनी बदतमीजी करी, आम जनता में से, इनफैक्ट सॉरी, आम जनता नहीं, बीजेपी वालों ने, उन्होंने इतनी बदतमीजी करी तो रोना किस बात का? उनकी लेकिन एक अधिकारी की बेटी तक को उसका क्यों नहीं, चरित्र हनन। क्यों नहीं? मैं तो ये कहता हूं कि आप अगर इस तरह से फौज का मजाक बनाएंगे कि आप रोज टीवी पे ब्रीफिंग, प्रेस वार्ता करके ब्रीफिंग कर रहे, आपका डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस करे ब्रीफिंग भाई। अगर एयरफोर्स की ब्रीफिंग करनी है उसका प्रवक्ता करे, आर्मी की करनी है उसका प्रवक्ता करे। आपने जो ड्रामा दिखाया पीछे फलाना चल रहा है, ये जो आपने पिक्चराइजेशन ऑफ पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश की, तो फिर फ्लिप साइड भी होती है। फ्लिप साइड आती, दुश्मन मुल्क से आती तो सबर हो जाता ना। अपने ही मुल्क के लोग दुश्मन मुल्क अपने ही हंस रहा था, दुश्मन मुल्क हंस रहा था, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और हमें उस बात का अंदर से चुभ रहा था कि हम ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं। और हमारे लोग, वो संगी लोग जो व्योमिका सिंह को फाइटर पायलट बना करके अटैक करवा रहे थे इस्लामाबाद पे, और जो सोफिया कुरैशी को बॉर्डर पे तोप चलवा रहे थे, ये नहीं जानते थे कि ये दोनों प्रवक्ता मात्र हैं। फिर उनसे क्या ही अपेक्षा की जाए जब वो उल्टा सीधा बोलने लगेंगे। तो हमें, जैसे कहते हैं ना, हमारी इज्जत हमारे हाथों में है, तो मोदी जी ने हमारे सेना की इज्जत हमारे हाथों में नहीं रखी। उन्होंने ये ड्रामा क्रिएट किया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मेरे जहन में यही आ रहा था कि ये हास्यास्पद तो है ही, अपने ही देश के लोग अपनी ही फौज का मजाक उड़ा रहे हैं, और उसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसमें भी
मिस्री साहब के परिवार को जब टारगेट कर रहे हैं तो उस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सेकुलर लोग हैं, ये इनके क्रेडेंशियल्स जेएनयू का नाम लेकर के बातें कर रहे हैं। जो काम दुश्मन को करना था वो हमारे अपने लोग कर रहे थे। ये आपने जेएनयू का नाम लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जेएनयू का नाम लेकर के जिस तरह से राइट विंग वाले मसलने की कोशिश करते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो इस बहाने निर्मला सीतारमण को मसला जा रहा है। मुझे तो अच्छा लगता है कि जितने भी जेएनयू से निकले, यहाँ तक के अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, इनको रोज मसलते हैं ये जेएनयू का नाम लेके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बाकी जेएनयू वाले, मेरे ख्याल से आप भी वहीं से हैं, बुरा ना माने, आप लोगों को तो हंसना चाहिए कि निर्मला सीतारमण और जयशंकरों जैसे लोगों को रोज संघी जेएनयू का नाम लेके इतना मसलते हैं, ताली बजाइए। हमारा कैंपस वो रहा ही नहीं जो था। जो हालत हुई है, हमारा जो जेएनयूटा है, जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन, तो वो यूनिवर्सिटी के लोग जो प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो दिल रोता है। देखिए, आपने थोड़ी देर पहले अदानी, अंबानी और वगैरह जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जिस तरह से ये बिजनेस खींच रहे हैं गवर्नमेंट से और लगातार एक तरफा होता जा रहा है, मान के चलिए पिछले 11 साल से मोदी जी, बीजेपी, इनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह से जेएनयू बंद हो जाए। हार्ट ऑफ दिल्ली में इतनी बड़ी जमीन, आई मीन कोई हिसाब नहीं है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, आपका कैलकुलेटर टूट जाएगा, इतने रुपए की जमीन, वो जेएनयू बंद हो जाए, इन लोगों के हाथ में आए, और फिर आप समझ ही सकते हैं कि किसको दी जाए। करोड़ों, अरबों, खरबों नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा ये इनका एम है। इसलिए इन्होंने अपने प्रोफेसर्स तक वहां पे बिठा रखे हैं। जी। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे कई मित्र भी हैं उनमें से, जिन्हें मैं कतई पसंद नहीं करता, लेकिन इनकी कोशिश यही है कि किसी तरह से जेएनयू को शट डाउन कराया जाए और वो पूरी जमीन गवर्नमेंट एबी को दे दे। दैट इज व्हाट दे वांट। इसलिए जेएनयू को, जो कि विश्व की बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, हर लिहाज से बाकियों से कहीं आगे है, उसका नाम लेके मसलो भाई मसलो। हमको तो जयशंकर की मुंडी दिखाई देती, तुम मसल रहे हो। जयशंकर साहब का नाम लिया आपने, आजकल तो वो कितनी दबी आवाज़ में बात करने लगे हैं। कहाँ तो वो कहते थे कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए वो दुनिया का केंद्र है, वो अपने आप को केंद्र में रख के बात करता है। आज वो साफ ही कह देते हैं कि नहीं नहीं, चाइना से तो हम बात नहीं कर सकते, उसके तरफ देख नहीं सकते, वो हमसे बहुत शक्तिशाली है। बाकी सब जगह भी जिस तरह वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एकदम से मसल फ्लेक्सिंग, और ये लग रहा था कि सबके बाजू मरोड़ सकते हैं हम, और एकदम से हम एकदम टिमिड, एकदम दबे कुचले से बन गए हैं। ये इतना बड़ा चेंज आया है पिछले 6-8 महीने में, या ट्रम्प के आने के बाद, कि यकीन ही नहीं होता ये वही देश है, ये वही सरकार है। भारत में सरकार तो नहीं बदल गई, वही सरकार है, वही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, और कुछ नहीं बदल गया। देखिए शिवा जी, हमारे देश में जो फिलहाल सरकार है केंद्र की, और उसके जो मंत्री 2-4 हैं, ये तभी आपको शेखी बघारते हुए मिलेंगे जब अमेरिका, चाइना जैसे का हाथ हमारे कंधे पे हो। ट्रम्प आता है और वो मोदी की 2 तारीफें कर देता है, तो यहाँ एकदम से बाँछें खिल जाती हैं। जिनपिंग आता है और मोदी के साथ ढुकला डिप्लोमेसी करता है, तो यहाँ पे सबकी बत्ती सी बाहर निकल के आती है। जहाँ इन जैसे लोगों ने आपसे हाथ खींचा, तो इनकी हालत बिगड़ जाती है। जयशंकर हो, मोदी हो, इन लोगों को ये ज़रा भी कतई अंदाज़ नहीं था कि ट्रम्प इतना बुरा बदला लेगा उस दिन का, कि जब मोदी जी मिलने उसकी नहीं रैली गए। में नहीं गए, अमेरिकी चुनाव से पहले। हम्म। अब आज भी हम सिर्फ उसी चीज़ का नुकसान झेल रहे हैं। जब कभी भी बीच में कहीं बात हुई, जैसा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि जयशंकर एकदम रंग में आ गए, तो वो तमाचा मार के अपना गाल लाल रखने वाली बात थी। हकीकत यह है कि चीन से, अमेरिका से जयशंकर अगेन हमारी ऑडियंस को खुश करने के लिए बोल जाते हैं। हकीकत वो भी जानते हैं। वी कैन नॉट कंपेयर। और कहाँ खड़े हैं आज हम तो उस देश में रहते हैं, पापाओ ने यूक्रेन वॉर रुकवा दी थी, और पापाओ, सो इट्स ऑल अबाउट पापाओ एंड नथिंग एल्स। एंड अब वो दिन लद रहे हैं।
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ दिन लद रहे हैं, बहुत लंबा नहीं चलेगा। देखिए, मैं 2 बातें इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारे देश में पाकिस्तान और हमारी सेना को लेकर के बड़े डिस्कशंस होते हैं कि हमारी सेना बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान को हम किसी भी दिन मसल सकते हैं। मेरा मानना ये है कि हमारी सेना इस समय काफ़ी कमज़ोर है और ये मैं ही नहीं, सेना अध्यक्ष अलग-अलग पांख के कह चुके हैं। पाकिस्तान से कंपेयर करना है, मेरे ख्याल से सैनिक और वायुयान और लड़ाकू, ये कंपैरिजन में जाने के बजाय हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कंपैरिजन करनी चाहिए और साथ में पॉलिटिकल विल की। कहते हैं ना कि हम एक बदमाश पे छींट फेंकेंगे तो वो पूरा कीचड़ फेंकेगा। तो किसी भी हालात में हम रेडी नहीं हैं किसी भी प्रकार के कन्वेंशनल युद्ध के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी सेनाएं दुर्बल हैं, लेकिन हमारी सेनाओं की कैपेबिलिटी ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, खुद सेना अध्यक्ष लोग बोलते हैं। रही बात, हमारा सिर्फ एक दुश्मन नहीं है, चीन भी हमारा दुश्मन है, भले ही मोदी जी का दोस्त हो। चाइना एग्रेशन करता है, पूरे ईस्ट से लेकर के नॉर्थ इंडिया में जितना भी एलएसी बॉर्डर है, उसमें वो घुसा हुआ है, उसे हम निकाल नहीं पा रहे। और इस तरीके की बातें करना कि मिलिट्री हमारी बहुत पावरफुल है, कहीं कुछ सर्वे-वर्वे भी हमने सुना आ गया है, बट दीज़ आर ऑल मीनिंगलेस थिंग्स। चाइना, अमेरिका एक समान है मिलिट्री पावर में। हमें अपने घर में रह के अपनी तारीफ करनी है, सिर्फ तारीफ करने के लिए, आई एम फाइन। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लेट अस नॉट फॉरगेट कि जो सच्चाई है, मिलिट्री पावर, उसको हमें देखना पड़ता है। अगर हम इतने पावरफुल होते तो पाकिस्तान को हम सच में खत्म कर चुके होते, है ना मोदी जी? 2-3 बार ऐसा हुआ और ये महसूस होता है कि बातें ये होती हैं कि हमें मोसाड ट्रेन कर रहा है। मोसाड के साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइज़ होती है, इज़राइली डिफेंस फोर्सेस के साथ, आईडीएफ के साथ हमारी जॉइंट एक्सरसाइज़ होती हैं और हम उनके साथ बहुत तालमेल मिला रहे हैं, बहुत कोऑपरेशन है हमारा आपस में। लेकिन मोसाड जैसी संस्थाएँ या आईडीएफ या नेशन स्टेट इज़राइल की बात कर लें, ये अपने बहुत चाक-चौबंद और इफ़ेक्टिव खुफिया तंत्र के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, वो बहुत अप टू डेट हैं। ऐसा कैसे होता है कि वहाँ से ट्रेन होने के बाद हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर कॉट अनअवेयर। पहलगाम हुआ, उसके अलावा उससे पहले आप देखिए जो घटनाएँ घटी हैं, तो ये लगता है कि कैसे हमें पता नहीं था। कैसे लोग इतने अंदर तक आते हैं, हमला करते हैं और चले जाते हैं और सारी बात होती है और उनकी हमलावरों की बात नहीं होती है। कोई जाँच नहीं होती है, जाँच होती है तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है। तो एक तो ये कि हम पकड़े जाते हैं, हमें वो सोते हुए पकड़ लेते हैं। दूसरा ये कि बाद में जाँच हो जाए, बाद में तो कुछ नतीजा निकले, आरडीएक्स कहाँ से आया पता चले। तो पुलवामा, पहलगाँव या उससे पहले की घटनाएँ पता नहीं चल रही हैं। इसको आप मिलिट्री से या हमारी जो सेना है जो डिफेंस का सिस्टम है उससे जोड़ के देखते हैं या ये कुछ और चीज़ है? आईडीएफ और मोसाड 2 अलग चीज़ें हैं। जी। जो डिफेंस फोर्सेस हैं इज़राइल की और इंडिया, इनका कोलैबोरेशन अलग टाइप का है। हम तो जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ बहुतों के साथ करते हैं। सोवियत रूस के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, इसलिए जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ करना एक बात। आईडीएफ के साथ हमने जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ कम, लेकिन हाँ कोलैबोरेशन हमारा ज़रूर है। मोसाड हमारे खुफिया तंत्र को ज़रूर चलाता है। एक ज़माने में सीआईए चलाता था, कभी केजीबी चलाता था। ये चलाता था का मतलब ये होता है कि साथ में मिले होते हैं एंड मिल करके एक तंत्र को चलाते हैं। मोसाड इस समय, क्योंकि डोवाल साहब जो हैं हमारे, वो मोसाड भक्त हैं, तो उनके साथ मिल करके हमारा ये सिस्टम चल रहा है इस समय। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पहलगाम में कैसे आ गए और पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आ गया। क्वेश्चन ये है कि क्या सच में मोसाड इतनी कैपेबल है? सही बात है। ये एक अलग डिबेट हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ मोसाड इतनी कैपेबल नहीं है। वो जो इज़राइल के इर्द-गिर्द 4-5 देश हैं, जहाँ गरीबी बहुत है, वहाँ वो पेनिट्रेट कर लेते हैं। और कई साल पहले, आज से 30-40 साल पहले, उन्होंने यूरोप की कुछ कंट्रीज में पेनिट्रेट किया था।
वो पेनिट्रेशन था यहूदियों की लाइनअप की वजह से 40 साल पहले। और जो इनके पड़ोसी देश हैं, चाहे मिस्र है, चाहे जॉर्डन है, सीरिया है, ईरान है, लेबनान। इराक है, लेबनान है, इनमें गरीबी बहुत है, तो वो वाला पेनिट्रेशन ये कर लेते हैं मोसाड। इंडिया के साथ आई डोंट थिंक सो। इंडिया की खुफिया एजेंसी को ट्रेन करते हैं, ऐसी ट्रेनिंग तो हम लोग और जगहों से भी लेते हैं, लेकिन हकीकत जब हम इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं, आई डोंट थिंक मोसाड इज अ वेरी पावरफुल एजेंसी। वो हुआ करती होगी। और रही बात उनकी डिफेंस सर्विसेज की, डिफेंस फोर्सेस की, तो 2 उदाहरण खाली इतिहास में हैं। एक जब उन्होंने मिस्र और जॉर्डन को एक साथ हराया था, वो 40 साल पुरानी बात हो रही है, और एक बार जब वो इराक पे हमला करने में सफल हुए थे। इसके सिवाय कोई भी डिफेंस के सिवाय अटैक मोड में मैंने आज तक कोई रिजल्ट आता नहीं देखा। और उनकी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका बहुत लिमिटेड स्कोप ऑफ अटैक है। वो हमें क्या सिखाएंगे? वो बात और है कि इजरायली इंडिया में बहुत है, आज के नहीं कब से। हिमाचल में तो एक गांव ही है, आप दिल्ली में है, दिल्ली में कई रेस्टोरेंट्स में इजरायली फूड ही मिलता है। तो ये कुछ है पुराना, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो वी शुड बी आई मीन थिंकिंग ऑन दीज लाइंस। इतना नहीं है इजराइल जितना दिखाया जाता है, बताया जाता है। 2023 का जो हमास अटैक है जो अभी तक चल रहा है, उसी से लगता है कि जो उनकी लोकल खुफिया एजेंसी है वो और मोसाद दोनों मिल करके कुछ नहीं जानते थे, इतना बड़ा अटैक हो गया। तो वो भी बहुत अजीब है। ओवररेटेड है। हाँ, ओवररेटेड है। तो ये बात आपने ठीक ही कही। आईडीएफ और मोसाड, मैं मानता हूं कि मोसाड एक जमाने में बहुत पावरफुल था, जब केजीबी हुआ करता था, सीआईए अपने चरम पे था। केजीबी वाज सोवियत रूस का खुफिया एजेंसी, वो उस जमाने की बात है। अब तो आप ब्रिटिश खुफिया एजेंसी हो वगैरह किसी का नाम भी नहीं सुनते हैं। हाँ, इट इज ऑल गॉन। भारत की फौज में थोड़ा हिंदू मुसलमान भी पहुंच गया है। नहीं, मैं नहीं मानता। भारत की फौज में हिंदू मुसलमान नहीं पहुंचा है। भारत की फौज में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पहले से है, लेकिन एक साथ है। मैं खुद एक फौजी पुत्र हूं, मैं ये मानता हूं, मैं देखता आया हूं, मैं आज भी देखता हूं कि फौज के अंदर वर्दी में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सच में वही रह गए हैं भाई भाई। बाहर हम लोग कुछ भी कहें, फौज का डिसिप्लिन अलग है। मैं मानता हूं कि कुछ एकाध उदाहरण शायद कहीं देखने को मिल जाए, लेकिन मान के चलिए फौजी एक बार वर्दी पहन लेता है, सब कुछ भूल जाता है ये हिंदू मुसलमान। टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक दिखने वाली हिंदू मुस्लिम हेट्रेड की जो डिबेट होती है उसमें फौज के बैकग्राउंड के लोग होते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट के तुरंत बाद बड़े अधिकारी सीधे बीजेपी ज्वाइन करते हैं। ये आपने जो बात कही, इसमें फौज का इस्तेमाल, रिटायरमेंट के बाद फौजियों का इस्तेमाल जो है ये ज़रूर होता है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि भाई चुनाव भी जीते जाएं, तो उस वजह से ये लोग करते हैं। और जो टेलीविजन पे बैठे फौजी अक्षी बक्षी पक्षी जितने भी हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, ये सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश तो करते हैं एजेंडा के तहत, लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, पहले बहुत ज्यादा करते थे, अब बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ये सब एजेंडा बेस्ड लोग हैं, इन लोगों को सुना ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये करते हैं। छाए हुए हैं चैनल्स पर, जब कुछ भी घटनाक्रम होता है तो सबसे ज़्यादा यही लोग आगे बैठते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी वही बोल रहे हैं और वही एंकर भी बोल रहे हैं और वही ये रिटायर्ड ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम इस तरह का है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये चीज मैंने भी देखी है। एक बहुत फेमस एपिसोड हुआ था मेरा, एक चैनल है TV9 भारतवर्ष, उसमें जब वो एक मरदूद जिंदा था तारिक फतेह, वो मेरे साथ बैठा था पैनल पे, पाकिस्तानी कनेडियन, और इंडिया को, भारत की सरकार को, भारत की सेना को लगातार गलत बोल रहा था।
अच्छा। गलत ही नहीं, बहुत गंदा और बेइज्जत करने वाला बोल रहा था। ना तो उस समय डिबेट में एंकर ने उसे रोका, ना साथ में बैठे बड़े-बड़े पत्रकार और फौजियों ने उसको रोका। फाइनली मेरी उससे झड़प हुई, यहाँ तक कि भई भारतीय हूँ आफ्टर ऑल, खून तो खौलेगा। मैं तो खड़ा हो गया था, दे देता 2-4। अच्छा, स्टूडियो के उम्र देख अंदर। उम्र देख के छोड़ दी मैंने, लेकिन बदतमीज़ी मैं सहन नहीं करता किसी की। किसी तरह से वो 1 घंटे का डिबेट शो खत्म हुआ और उसके बाद मैंने टीवी 9 भारतवर्ष को इतना हड़काया कि तुम लोग भारत के हो या पाकिस्तान के हो? जिसमें आर्मी के जनरल बैठे हैं रिटायर्ड, वो उनका मुँह नहीं खुल रहा। वो आजकल एक पजामे वाला बीजेपी का प्रवक्ता है, वो भी बैठा है, उसका मुँह नहीं खुल रहा। बिना पजामे वाला। हाँ, आई एम सॉरी, हाँ, बिना पजामे वाला। और इस प्रकार के लोग वहाँ बैठे हैं और चुप बैठे हैं। किसी का खून नहीं खौल रहा जब एक पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान ने निकाल के फेंक दिया कनाडा और वहां से या इंडिया आकर के स्पेशल बीजेपी के बुलावे पे ऐसे चैनलों पे बैठ करके हमारी देश की सेना के बारे में गंद संद उलट सुलट बोल रहा। आप मान सकते हैं कि उस पूरे एपिसोड का नतीजा और मेरे गुस्से का नतीजा यह हुआ कि उस चैनल ने मुझे बुलाना बंद कर दिया। इतना पाकिस्तान परस्त है हमारा गोदी मीडिया कि एक पाकिस्तानी भारतीय सेना को मेरे सामने बैठ के गरिया रहा है। सामने बीजेपी प्रवक्ता और जनरल लोग बैठ करके चुप हैं। हम भारतीय हैं भाई, हमारा खून खौलेगा। हम उस चीज का सामना करते हैं, उस पाकिस्तानी कनेडियन को अच्छे से ट्रीट करते हैं, बुरी तरह मारते नहीं है। और फिर हम ही को चैनल पे बुलाना बंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय गोदी मीडिया बीजेपी के कहने पे पाकिस्तानियों को बुला करके हमारे देश को बर्बादी की तरफ झोंकने का ये गेम खेलते हैं। अभी पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने कहा है कि हमें बुलाया जाता है कि आओ और आकर के बड़ी-बड़ी गालियाँ दो भारत को, और उसके पैसे हमें दिए जाते हैं, और एक बार हम जब बोल चुकेंगे तो उधर से फिर अटैक किया जाता है। तो ये नूरा कुश्ती है, शैडो बॉक्सिंग है जो होती है, और भारत के लोग समझ रहे हैं कि देखो पाकिस्तानी ऐसे बोल रहा है भारत के लिए, और फिर भारतीय लोगों ने उसको जवाब दिया। तो ये तो उन्होंने उसका खुलासा कर दिया है, बिल्कुल नहीं खुलासा तो आ गया उसका। आई एम विटनेस टू दैट। मैं तो देखा ये सब चीजें। मैंने बरसों टीवी पे हजारों डिबेट्स किए हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग भी इनवाइटेड होते हैं। अब वो हमें तो खैर हमारा चैनल नहीं बताता है यहाँ वाला कि उनको पैसे दे रहा है कि नहीं हाँ, या कुछ, लेकिन उनकी बातों से मालूम चल जाता है कि दे हैव बीन इनवाइटेड टू क्रिएट दिस नॉनसेंस, और उस नॉनसेंस को बीजेपी और जनरल लोग सहन करते हैं। जी। हमसे नहीं होता साहब। उनको ट्रिगर पॉइंट चाहिए तो वो ट्रिगर क्रिएट करवाते हैं उनसे, जिससे कि फिर वो पलट के जवाब दे सकें और ये नूरा कुश्ती हो। और भारत में न्यूज़ चैनल्स मनोरंजन और चीप मनोरंजन का केंद्र बन चुके हैं, और ये तो सबसे सामने की बात है जो खुद पाकिस्तान के वो जो लिफाफा लेते रहे उन्होंने कह दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी लोकतंत्र में सेना का उतना महत्व होता नहीं, लेकिन भारत जिस तरह की ज्योग्राफी से घिरा हुआ है उसमें हम लोगों ने हमेशा अपने यहाँ भारतीय सेना को लेकर के निर्विवाद रूप से उसका सम्मान किया है। लेकिन चाहे उसका राजनीतिकरण हो, चाहे उसके अंदर राइट विंग पे पहुँचने की बात हो, या उसका एक सियासी दल द्वारा इस्तेमाल की बात हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे दुख होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि हमारे पास रिक्रूटमेंट की जो इतनी बड़ी डिमांड है हम उसको भर नहीं रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट की डिमांड्स हैं हम उसको भर नहीं रहे हैं, और फिर राइट विंग को ये इजाज़त और ये उनका मन बढ़ाना कि वो हमारे ऑफिसर्स को, उनके परिवारों को गाली दे सकते हैं, उनका चरित्र हनन कर सकते हैं, उनके बारे में घिनौनी बातें कर सकते हैं। बहुत दुख का दौर है, लेकिन ये सब भी चेंज होगा कभी। कोई ऐसी बात जो रह गई हो हम लोगों की, जो आपके ज़हन में आती हो? 2 बातें हैं बस अंत में ये कहना चाहूँगा कि देश की राजनीति ने सेना को लेकर के माहौल बदल दिया है। एक ज़माना था जब मैं या हम जब कभी भी किसी सैनिक को देखते थे, सेना का नाम आता था,
या कोई भी ऐसी चीज आती थी तो अपने आप हाथ सलूट करने के लिए उठ जाते थे। अब कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिक लोग सेना को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए। और यहाँ तक कि सेना के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग अब मिलने लगे हैं जो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, फलाना करते हैं। तो आई थिंक अंत में मैं यही कहूँगा कि हर वर्दी को सलाम है, लेकिन उसमें छुपे शैतान को पहचानना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। और उसी तरह से जिस तरह से हमारी सरकार अग्निवीर, सेना में हवाई जहाज़ों की कमी, सैनिकों की कमी, एमुनेशन की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, इससे हमारे देश का सुरक्षा कवच कमज़ोर हुआ है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप झोले वाले को कुर्सी पे बिठाए रखें। देश गरीब होता जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी पुष्टि तो यहीं से आ रही है कि सेना की ज़रूरतें हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। आपका रक्षा कवच सेना कमज़ोर।